साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी और स्टेट के बारे में। बीएड के प्रोग्राम में जो पेपर समाजशास्त्र और शिक्षा के रिश्तों पर समझ का विकास करते हैं, उन पेपर्स में एक विषय डेमोक्रेसी और स्टेट का भी होता है। सवाल यह उठता है कि टीचर एजुकेशन के विद्यार्थी डेमोक्रेसी को किस लिए पढ़ें, और पढ़ें भी तो वो शिक्षा के संदर्भ में डेमोक्रेसी और स्टेट के किन पक्षों को ज़रूरी तौर पर समझे। एक तरीका तो यह हो सकता है कि टीचर एजुकेशन के विद्यार्थियों को बताया जाए कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इस परिभाषा से कुछ समझ में आता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कई चीज़ें हैं जो इससे समझ में आती हैं, कई चीज़ें हैं जो इससे समझ में नहीं आती है। जैसे इस परिभाषा से यह तो समझ में आता है कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, लोग वोट के जरिए अपना या अपनी नेता चुनते या चुनती हैं। इससे यह भी समझ में आ रहा है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। लिंकन की परिभाषा से यह भी समझ में आता है कि लोग अपने लिए सरकार चुनते हैं ताकि वे उससे अपने दिल का काम करवा सकें। लोग अपने लिए सरकार चुनते हैं, सरकार लोगों को नहीं चुनती है। यानी सरकार को जनता चुनने का हक नहीं है, जनता को सरकार चुनने का हक है। लेकिन लिंकन की परिभाषा से यह पता नहीं चलता है कि क्या जनता कोई होमोजेनियस ग्रुप है, क्या जनता कोई ऐसी यूनिट का नाम है जो एक तरह से सोचती है। अगर जनता बटी हुई है तो फिर शासन किस जनता के कहे के अनुसार चलाया जाए। क्या जनता के राज का मतलब बहुसंख्यक के राज से होता है? अगर ऐसा है तो फिर यह बहुसंख्यक की निरंकुशता हो सकती है। J.S. मिल जैसे राजनीतिक चिंतकों ने कहा था कि लोकतंत्र में ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी का खतरा रहता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो लोकतंत्र को कभी भी खतरे में डाल सकता है। कहीं पर धर्म के आधार पर बहुसंख्यक हो सकते हैं, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं किसी और आधार पर। तो सवाल उठता है कि क्या जनता का राज और बहुसंख्यक की निरंकुशता समानार्थी हैं? ऐसा अनेक बार देखा गया है कि बहुसंख्यक की आवाज़ को जनता की आवाज़ के रूप में पेश किया जाता है, जिसमें अन्याय करने को बल मिलता है और न्याय का आधार और न्याय का सिद्धांत जो है वह कमज़ोर पड़ जाता है। टीचर एजुकेशन के विद्यार्थियों को इस बात को समझने के प्रयास करने चाहिए कि जनता का राज बहुसंख्यक की निरंकुशता से बिल्कुल अलग संकल्पना है। जनता के राज का मतलब मनमानी नहीं हो सकता। लोकतंत्र की इस चुनौती का हल रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स में ढूंढा गया है। रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल के साथ साथ रूल बाय लॉ के विचार को भी समझने की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का राज, रूल बाय लॉ का मतलब होता है मनमानी। लोकतंत्र का यह मतलब है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसके आधार पर रूल बनाए जाएंगे और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उन रूल्स और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर शासन चलाएंगे। उदाहरण के लिए भारत का संविधान एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसमें नागरिकों को समानता का अधिकार मिला हुआ है। उसमें कहा गया है कि राज्य रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हमारे पास यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एक नागरिकों के वोट से सरकार बनती है, यानी नागरिकों के वोट से एक सरकार बनती है। क्या वह कह सकती है कि लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है और उन्हें स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा? क्या एक चुनी हुई सरकार के पास ऐसा कहने का हक है? नहीं है, क्योंकि उसका ऐसा निर्णय रूल ऑफ लॉ के खिलाफ होने से अमान्य होगा। उसका यह कहना कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती रूल बाय लॉ की श्रेणी में माना जाएगा और गलत माना जाएगा। इसलिए जनता का राज बहुसंख्यक का राज नहीं होता और जनता के राज को भी रूल ऑफ लॉ के आधार पर लिमिट किया जाता है।
रूल ऑफ लॉ से ही बहुसंख्यकों की निरंकुशता से लड़ा जा सकता है। डेमोक्रेसी इज ए मॉडल ऑफ गवर्नेंस। लोकतंत्र शासन करने का एक मॉडल है जिसके अनेक प्रिंसिपल्स में से दो प्रिंसिपल्स हैं, वन पर्सन वन वोट, वन वैल्यू, और दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 25 नवंबर 1949 को यानी 25 नवंबर 1959 को संविधान सभा में दिए गए अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अब हम एक लोकतंत्र हैं, अब हमारे पास वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत लागू होगा। उनके अनुसार इसके बाद भी भारत में लोकतंत्र के सामने 3 खतरे मौजूद हैं। वे 3 खतरों को गिनाते हैं जो इस प्रकार है। पहला, अपनी बात रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का उपयोग करना। राज्य से बात करने के लिए संवैधानिक तरीकों का उपयोग करना होगा। रिवॉल्यूशन, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह जैसे तरीकों को उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की कहा। उनके अनुसार सोशल और इकोनॉमिक उद्देश्यों को पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स खुले हैं, तब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जो चुनौती और दूसरा खतरा जो वो गिनाते हैं, उनके अनुसार भारतीय लोकतंत्र का एक दूसरा खतरा राजनीति में भक्ति को बढ़ावा देने से संबंधित है। जब लोग राजनीति में भक्त बन जाएंगे तो वे सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता को ही खो देंगे। उनके अनुसार भक्ति इज इन रिलीजन मे बी ए रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। धर्म के क्षेत्र में तो भक्ति का कोई अर्थ हो सकता है आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, लेकिन राजनीति में भक्ति तानाशाही को जन्म देती है। इसलिए कौन कह रहा है या कौन कह रही है यह बात महत्व की नहीं है, क्या कहा जा रहा है यही महत्वपूर्ण है। कहे जा रहे का लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर विश्लेषण करना होगा। यह दूसरा खतरा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने रेखांकित किया। अब तीसरे खतरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बात यह है कि भारत को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतोष नहीं करना होगा। यह बात डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आधार सोशल डेमोक्रेसी होता है। जब तक सोशल डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमेशा खतरे में रहेगी। उनके अनुसार वी मस्ट begin by acknowledging the fact that there is a complete absence of two things in Indian society. One of these is equality. यानी भारतीय समाज में जो इक्वालिटी का विचार है वह एब्सेंट है, अनुपस्थित है। वे कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करेंगे। On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. Dr. Ambedkar के अनुसार the second thing we are wanting in is recognition of principle of fraternity. उनके अनुसार हमें भारतीय समाज में फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व के विचार की कामना करनी चाहिए। यानी कि है नहीं बंधुत्व का विचार भारतीय समाज में, लेकिन उसकी हमें कामना करनी चाहिए, जिसकी समाज में बेहद कमी है। भारत में जाति व्यवस्था का होना इस बात का सबूत है। जाति व्यवस्था लोकतंत्र की एंटीथीसिस है। उनके अनुसार द कास्ट्स आर एंटी नेशनल in the first place because they bring about separation in social life. वह समाज में यानी जातियां समाज में अलगाव पैदा करती है। They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. और दूसरी वजह यह है कि वो इसलिए एंटी नेशनल है क्योंकि वह जाति और जाति के बीच में जो जलन है वह पैदा करती है।
टीचर एजुकेशन के विद्यार्थी जब लोकतंत्र और समाज के बारे में समझ बनाने की कोशिश कर रही हैं तो उन्हें इस बात पर पैनी नज़र रखनी होगी कि राज्य राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है या नहीं। उन्हें इस बात पर पैनी नज़र रखनी चाहिए कि राज्य इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा। शिक्षा के विद्यार्थियों को लोकतंत्र और राज्य के संबंधों को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बताई गई 3 चेतावनियों के संदर्भ में भी समझना चाहिए। शिक्षा के विद्यार्थियों को यह भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के नियंत्रण में तो नहीं है। ओलिगार्की यानी जब एक छोटा सा समूह देश और संस्थाओं पर कब्जा कर लेता है। विद्यार्थियों को यह भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए चुनाव की प्रक्रिया का फेयर और फ्री होना एक अनिवार्य अपेक्षा है, लेकिन यह पर्याप्त अपेक्षा नहीं है। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर डेमोक्रेसी। हमें हर समय लोकतांत्रिक होते रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर हम अलोकतांत्रिक विश्वासों से घिरे होते हैं और उनके बीच हमें लोकतंत्र के मूल्यों को चुनना होता है। विद्यार्थियों को यह समझने की ज़रूरत है कि राज्य संस्कृति, धर्म, परंपरा के नाम पर अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को विस्तार दे सकता है। पाठ्यपुस्तकों और अन्य नीतिगत फैसलों के जरिए राज्य ऐसा कर सकता है और करता भी रहा है। डेमोक्रेसी एंड स्टेट जैसा विषय पढ़ते हुए विद्यार्थियों को पॉपुलर कल्चर और जस्ट कल्चर में अंतर को समझना होगा। जस्ट कल्चर यानी न्याय पर टिकी संस्कृति। अनेक बार स्कूलों के जरिए पॉपुलर कल्चर को मजबूती दी जाती है, लेकिन लोकतंत्र पॉपुलर कल्चर पर नहीं, जस्ट कल्चर पर टिका होना चाहिए। और अगर वह पॉपुलर कल्चर पर टिका हुआ है और उसमें जस्ट कल्चर की जो अनदेखी हो रही है, तो इस बात पर विद्यार्थियों को गौर करना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि वर्तमान समय में लोकतंत्र ने नैतिकता के यूनिवर्स में ऐसी जगह हासिल कर ली है कि तानाशाह या तानाशाही प्रवृत्ति के शासक भी स्वयं को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें उनके कहे पर नहीं बल्कि उनके किए और उनकी नीतियों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना चाहिए। लोकतंत्र तर्कों और तथ्यों पर केंद्रित शासन प्रणाली है, यह एक प्रमुख विचार है। लेकिन लोकतंत्र का उपयोग करके सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हो सकते हैं जो तर्क और तथ्यों को नहीं बल्कि भावनाओं को महत्व देते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रणाली अलोकतांत्रिक लोगों को सत्ता तक पहुंचा सकती है। इसलिए पहले ही कहा जा चुका है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव अनिवार्य तो है, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। डेमोक्रेसी और स्टेट के रिश्तों को समझने के लिए मैंने कुछ सूत्र बताने की कोशिश की। आप भी और अन्य सूत्रों की पहचान कर सकते हैं। आप इन सूत्रों के आधार पर शिक्षा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं और कर सकती हैं। ये पहलू शिक्षा नीति, स्कूल, टेक्स्ट बुक्स, एग्जामिनेशन, टाइप्स ऑफ स्कूल, आरटीई एक्ट आदि से जुड़े हुए हो सकते हैं। वीडियो में बताए गए सूत्रों का उपयोग करके आप कक्षा के भीतर और बाहर लोकतांत्रिक पहलुओं का विश्लेषण कर सकती हैं और स्वयं में अपेक्षित लोकतांत्रिक व्यवहार को और भी विकसित कर सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसकी सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।